Okay, we had discussed about a little about the law of constant proportions. ठीक है ना? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने समझा था, एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था, हो गया था ना? Okay, now we are going to talk about next law, that is called the law of reciprocal proportions. Law of reciprocal proportions. Before I explain you this, before I dictate you this law, I like to explain it. ये होता क्या है? तो जब हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एक सिंपल सा लॉ है. What the scientist did was, उन्होंने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया. जो स्टैंडर्ड एलिमेंट इस केस में हम हाइड्रोजन ले रहे हैं. उन्होंने इस एलिमेंट के साथ अलग अलग एलिमेंट का रिएक्शन करवाया. लेट अस से इसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन का करवाया, नाइट्रोजन का करवाया, फ्लोरीन का करवाया, सोडियम का करवाया, कैल्शियम का करवाया. ठीक है, इन सब का रिएक्शन करवाया. जब रिएक्शन करवाया तो उन्होंने देखा कि अगर हम हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेते हैं तो क्लोरीन का 35.5 ग्राम रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 14/3, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, कैल्शियम का 20. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, तुक्का नहीं मारा गया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया, सीधा सीधा मेजर किया गया और ये आंसर आ गया. अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, दे अलाउड ऑक्सीजन एंड सोडियम टू रिएक्ट. दे अलाउड क्लोरीन एंड सोडियम टू रिएक्ट. दे अलाउड फ्लोरीन एंड सोडियम टू रिएक्ट. तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी कि 23 grams of sodium reacted with 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine and 19 gram of fluorine. फिर उसके बाद उन्होंने कैल्शियम का रिएक्शन करवाया. कैल्शियम का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाया, ऑक्सीजन के साथ करवाया, नाइट्रोजन के साथ करवाया, क्लोरीन के साथ करवाया. जब उन्होंने कैल्शियम का रिएक्शन करवाया इन सब के साथ, तो उन्होंने फिर ये पिक्यूलियर चीज देखी कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्टेड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 19 ग्राम ऑफ फ्लोरीन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 14/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. तो उनको ये अंदाजा लगा कि अगर उनको ये पता चल जाए कि किसी एलिमेंट का कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर अलग अलग एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके मास का क्या रेशियो होगा वो भी ये बता सकते हैं. क्योंकि एक बात देखो ना, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ 35 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रहा है. तो क्लोरीन और सोडियम जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनका रेशियो भी 23:35.5 का ही रहता है. समझ आ रही है बात? इज इट क्लियर? तो अगर ये जो हमने ऑब्जर्व किया है, अगर हम इसको स्टेटमेंट में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और हम इन 3 में से एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हैं, तो उस एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ जो 2 एलिमेंट का अलग अलग मास रिएक्ट करता है उसका अगर रेशो ले लिया जाए, तो जब ये 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनका रेशो एग्जैक्टली वही होगा. ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ सोडियम रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाले क्लोरीन और सोडियम के मास का रेशियो 35.5:23 है. अब क्लोरीन और सोडियम जब रिएक्ट करते हैं तो उनके मास का रेशियो भी 35.5:23 ही होता है. ठीक है, तो मुझे हर एलिमेंट को आपस में रिएक्ट करवाने की जरूरत नहीं है. मैं अगर एक कॉमन एलिमेंट के साथ उनका रिएक्शन कर लूं तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे वो भी मुझे पता है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो मैंने हिंदी में बोला है उसे मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं. इफ 3 एलिमेंट, सुनो पहले सुन लो. If 3 elements react with each other in 3 different ways to give 3 different compounds, 2 at a time, then the ratio of the 2 elements ratio of the mass of 2 elements reacting with the fixed mass of the third element is the same as the ratio of mass when the 2 elements react with each other. देखो, if 3 elements react with each other,
if three elements react with each other in three different ways, if three elements react with each other in three different ways, two at a time, to give three different compounds, two at a time to give three different compounds, two at a time to give three different compounds, then the ratio of the mass, of two elements, reacting with a fixed mass, of the third element, is the same as the ratio of masses when the two elements react with each other. समझ आया? ये एग्जाम्पल समझ में आया? इसमें से जो लिखना है लिख लो, जैसे लिखना है आपकी इच्छा है। ये हम क्यों बना रहे हैं उसका मतलब समझ में आ रहा है ना? तो अपने हिसाब से लिख लेना। इसके बारे में अगर आप उसको एक कमेंट लिखना चाहें तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप अगर ये कहना चाहें, जैसे मैंने बोला था कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्लोरीन का 35.5 ग्राम से रिएक्ट करता है और सोडियम के 23 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनका रेशियो भी 23:35.5 का ही रहता है। जो हाइड्रोजन के साथ है वही इनका आपस में भी है। अब इससे हम ये कह सकते हैं, देखो ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसका एक अंदाजा बताना है, हमें एक रीजन देना है। तो इसका रीजन ये दिया गया कि हर एलिमेंट की अपनी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब कि वो कितना कंबाइन कर सकता है, कितना रिएक्ट कर सकता है। और इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को नाम दिया गया वैलेंसी। जब हमने वैलेंसी की बात कर रहे हैं तो बी वेरी क्लियर, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये फ्रैक्शनल नहीं होती, ये होल नंबर है। तो इस वजह से हमने कहा कि ये वैलेंसी है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी, और इन एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी फिक्स्ड है, इस वजह से इनका रेशियो भी फिक्स्ड है। फाइन। अच्छा, अब इसी चीज को हम एक और तरीके से कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन हैज अ कैपेसिटी टू रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन also has a capacity to react in place of 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और 1 ग्राम हाइड्रोजन की जगह भी रिएक्ट कर सकता है।
ठीक है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन की जगह रिएक्ट कर सकता है और 1 ग्राम हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस भी कर सकता है। मतलब कि अगर मैं किसी एसिड के साथ या वाटर के साथ 23 ग्राम ऑफ सोडियम का रिएक्शन करवा दूं तो वो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। So I can say that 23 grams of sodium can react with completely react with, or react in place of, or displaces 1 gram of hydrogen. मतलब कि हर तरीके से 23 ग्राम ऑफ सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है। और याद रखना, द वर्ड इज इक्विवेलेंट। अगर कोई व्यक्ति वही काम कर सकता है जो आप कर सकते हो तो वो आपके इक्विवेलेंट हो जाता है उस काम में, लेकिन वो आप नहीं बन जाता। इज इट क्लियर? और जब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इस एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि कौन कितना रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सोडियम हैज अ कैपेसिटी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, मतलब कि सोडियम की रिएक्टिविटी की पावर उतनी ही है जितनी हाइड्रोजन की, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, सोडियम एक मेटल है, तो दोनों कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है जो कि एक सॉल्ट है। दे आर नॉट इक्वल बट दे हैव अ कैपेसिटी टू रिएक्ट इन प्लेस ऑफ, डिस्प्लेस एंड रिएक्ट विद ईच अदर। इज इट क्लियर? तो इस वजह से दैट इज व्हाट वी टर्म एज इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल। इज इट क्लियर? इक्विवेलेंट वर्ड बोलते हुए हमें उस कैरेक्टरिस्टिक को भी बताना पड़ेगा जिस कैरेक्टरिस्टिक में वो इसके इक्विवेलेंट है। Am I clear? ठीक है? कोई कंफ्यूजन? फाइन एनफ? ठीक है ना? ओके। तो अब इस लॉ को, जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, लेट अस से 1 ग्राम हाइड्रोजन इज 1 इक्विवेलेंट। आर्बिट्रेरीली स्टैंडर्ड ले लिया तो 1 इक्विवेलेंट के साथ 1 इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट करेगा, 1 इक्विवेलेंट इसका, 1 इक्विवेलेंट इसका, 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 इसका। तो यानी कि मैं ये डेफिनेशन दे सकता हूं कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस, रिएक्ट्स विद और रिएक्ट्स इन प्लेस ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। फाइन। तो इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो लिख लो, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, और इक्विवेलेंट होता है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ equivalent proportions. This is also known as law of equivalent proportions. ठीक है? तो ये और स्टेटमेंट लिख लो, 1 equivalent of a substance, 1 equivalent of a substance reacts with or displaces, reacts with or displaces, or reacts in place of one equivalent of other substance, one equivalent of other substance. अब यहां पर आ जाता, देखो मैंने यहां पे हाइड्रोजन के 1 ग्राम को एक स्टैंडर्ड लिया था, तब मैंने बाकियों का इक्विवेलेंट डिफाइन किया। कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट डिफाइन करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप किसी का इक्विवेलेंट डिफाइन कर पाओगे। क्लियर?
जब तक आप इक्विवेलेंट को डिफाइन नहीं करते, एक स्टैंडर्ड नहीं लेते, तब तक इक्विवेलेंट डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड ले लिया। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं, और ये बात ध्यान रखना, इक्विवेलेंट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। सेम सब्सटेंस अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इक्विवेलेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो हमें स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा, रिएक्शन प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा, तब हम इक्विवेलेंट डिफाइन कर पाएंगे। मोल फिक्स्ड होता है, इक्विवेलेंट नहीं होता, इक्विवेलेंट वैरी करता है। Yeah, let's write the classical definition of an equivalent. Classical definition of an equivalent. Equivalent is the amount of substance which completely reacts with or displaces. Equivalent is the amount of the substance which completely reacts with or displaces or reacts in place of or reacts in place of 1 gram hydrogen, reacts in place of 1 gram of hydrogen, comma, 8 grams oxygen, or 35.5 grams of chlorine. या तो देखो, हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर कोई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ऑक्सीजन के साथ निकाल लेंगे, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि एक के रेस्पेक्ट में ही निकालना है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लो इन तीन के साथ भी रिएक्ट नहीं करा तो हम उसका रिलेशन ले लेंगे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है, इसके साथ इतना रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ये कितना रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? सो दैट इज हाउ वी डिफाइन एन इक्विवेलेंट। तो चलिए इसी खुशी में क्वेश्चन लिख लीजिए। .2 grams of a metal, 0.2 grams of a metal reacts with oxygen. Metal, 0.2 grams of a metal reacts with oxygen to give 0.28 grams of metal oxide. Full stop. What is the equivalent mass of metal? What is the equivalent mass of metal? How do you know it is MO? No, you don't need to. फॉर्मूला लिखो ही मत, लिखना ही नहीं है। नहीं इसी लग रहे हैं, मैं देख रहा था लगे या नहीं लगे। नहीं जी, अभी आने वाले हैं। हाँ लिए 2 साल हो लिए, लग लिए। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है? अब इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है?
पढ़ी ना थी पहले, तो पहले बिना पढ़े आंसर दे दिया। हाँ भाई, आंसर 0.2 ग्राम। मुबारक हो। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है? जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 0.2 ग्राम मेटल रिएक्ट करेगा। वेरी गुड। द आंसर इज 20 grams. 0.2 gram metal gives 0.28 gram metal oxide. ठीक है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 0.2 ग्राम से 0.28 कैसे हो गया? ऑक्सीजन ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ? जीरो 0.2 ग्राम मेटल था, ऑक्साइड का मास 0.28 ग्राम है। ठीक है, तो बताओ इसमें ऑक्सीजन कितना ऐड हुआ? हाँ भाई, 1 मिनट इसको बता। हाँ, अरे भाई 0.2 से 0.28 बना, तो जितना डिफरेंस है वही तो ऐड हुआ होगा। इसमें भी कोई सोचने वाली बात है? तो इसमें 0.08 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड हुआ। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? ये 0.08 है, क्लियर है? कोई डाउट? तो अगर ये 0.08 ग्राम है तो मैं ये लिख सकता हूं 0.08 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 0.2 ग्राम मेटल। इतना मिल गया। तो अब मैं ये पता कर सकता हूं 8 ग्राम ऑफ मेटल के 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना मेटल रिएक्ट करेगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 0.2 डिवाइडेड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 8 ग्राम मेटल रिएक्ट करेगा। नाउ दैट इज 20 ग्राम। बाय डेफिनेशन दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन। Zero 0.2 grams of a metal, 0.2 grams of a metal reacts with oxygen. 0.2 grams of a metal reacts with oxygen to give 0.24 gram of metal oxide. 0.2 grams of a metal reacts with oxygen to give 0.24 gram of metal oxide. Full stop. Calculate the mass of metal chloride. Calculate the mass of metal chloride that will be obtained. Metal chloride that will be obtained when 1 gram of this metal reacts with chlorine. वैसे वो दूसरी कॉपी क्यों निकाली है आपने? हाँ जी, वैसे ही नहीं, रफ वर्क करने के लिए उठा के अंदर रखो। मुझे क्या पता?
ये लिखा है सर बिस्मत। अरे भैया दिस मेटल बोला था, बिस्मथ अपने आप हो गया। 1 ग्राम ऑफ दिस मेटल, बिस्मथ कहां से आ गया बीच में? When 1 gram of this metal, मेटल ही लिख दो भाई, भाई साहब 35 जमा 40 75 होता है, 85 नहीं। ये भी तुम चीटिंग मारोगे क्या? क्यों बता रहा था? तो अपना करना तो बता क्यों रहा था? अपनी गलतियां संभलती नहीं है, दूसरों की संभालने चले हैं। मुबारक हो, आ गया। तो क्या आया वैसे? हाँ 1.88, गुड गुड। हाँ भाई बेटा 0.88 तो क्लोरीन है, आपको क्लोरीन मेटल क्लोराइड का मास चाहिए था। और हाँ सवाल ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन आएगा तो 0.88 की ऑप्शन होगी, वो आपको हर वो ऑप्शन दे देंगे जो आप निकाल सकते हो। और अगर ज्यादा मजे लेने का मूड हुआ तो नन ऑफ दीज साथ में दे देंगे। हो गया कार्यक्रम। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव बनाने का सबसे आसान तरीका है उसमें नन ऑफ दीज की ऑप्शन डाल दो, बस वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन जाता है। समझ आया? 40 ग्राम तो इक्विवेलेंट आ गया, इसमें कोई शक तो नहीं है? 40 ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया सबका? 40 आ गया, आंसर आ गया। क्या आंसर आया? ओके 40 ग्राम्स आ गया। अब इक्विवेलेंट है 40 ग्राम। 40 ग्राम्स का मतलब इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो हमारे पास आया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 40 ग्राम। तो इसका मतलब यह है कि 40 ग्राम मेटल reacts with 35.5 gram of chlorine to give 75.5 gram of metal chloride। अब रह क्या गया? पूरी इक्वेशन को 40 से डिवाइड करो, आंसर आ गया। यही है ना क्वेश्चन? तो 1 ग्राम मेटल reacts with 35.5 divided by 40 gram of chlorine to give 75.5 divided by 40 gram metal chloride। Clear? So you get 1.88 grams of metal chloride। कोई कंफ्यूजन? चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। 3 gram of metal oxide, 3 grams of metal oxide on reacting with chlorine, 3 grams of metal oxide on reacting with chlorine give 5 gram, gives 5 gram of metal chloride। gives 5 gram of metal chloride। ठीक है? What is the equivalent mass of metal? What is the equivalent mass of metal? हाँ मेटल। बस इसमें हिंट इतना सही है कि 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड में जितना मेटल है 5 ग्राम मेटल क्लोराइड में भी उतना ही मेटल है। ऑब्वियस है। आगे लिखो।
बिल्कुल गलत है। कैलकुलेशन मिस्टेक की है आपने, इक्वेशन सही बनाई है। क्या आंसर आया? ये भी बिल्कुल गलत है। ये क्या है? सर इक्विवेलेंट मास। ये क्या है? सर वही इक्विवेलेंट मास है। ये ईग है। ये दोनों सिंबल तो एक जैसे लिख देते कम से कम। वही सर समझ गया। यार बाद में तुम्हें ही समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे 35.5 ऐड क्यों किया है? सर क्योंकि सर वो मेटल क्लोराइड बना रहे थे। ओके, और ये क्या है? ये सर मेटल क्या है ये फिर? क्या होना चाहिए? सर प्लस ऑक्साइड बना रहे थे। कितना होता है? 8। हाँ सर 16 मत लिख दियो। अब कर सॉल्व। भैया 33.25 है, 33 नहीं है। एग्जैक्ट आंसर आता है, क्यों घुमा रहे हो? अप्रॉक्स नहीं निकालना यार, अप्रॉक्स तब निकालना होता है जब 2 डेसिमल के बाद भी आपके आगे डेसिमल आते रहे। 2 डेसिमल तक तो वैल्यू निकालोगे। हाँ? देखो बेटा, इसका ट्रिक सिर्फ इतनी है कि दोनों में मेटल अगर बराबर है तो दोनों में मेटल के इक्विवेलेंट भी बराबर है, और अगर मेटल के इक्विवेलेंट बराबर है तो ये ऑक्साइड और क्लोराइड के इक्विवेलेंट भी बराबर है। तो हमें करना क्या है? मोल निकालने का तरीका होता है मोल बाय मास बाय मोलर मास। तो इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका होगा? इक्विवेलेंट बाय द मास बाय इक्विवेलेंट मास। और यहां पे अगर मेटल का इक्विवेलेंट मास मैंने x ले लिया तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड विल बी x + 8, क्योंकि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8, और इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड विल बी x + 35.5। ठीक है, क्या डिवाइड करोगे? 3/x + 8 is equal to 5/x + 35.5। फिनिश। सॉल्व द इक्वेशन। एक वेरिएबल है, इक्वेशन निकला आंसर। आ गया? कितना है? कब करेगा? मुहूर्त निकलवाऊं? आ गया मैम आंसर? कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो आप। आ गया सर। वाह वाह, मुबारक हो। Is that clear? ठीक है? Now, हाँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। पहले तो इक्विवेलेंट मास मेटल का बराबर था। इक्विवेलेंट मास बराबर नहीं था, मास बराबर था। मेटल का इक्विवेलेंट बराबर। भाई मेरे, शब्दों को ध्यान से समझ। 3 ग्राम ऑक्साइड था, उसे 5 ग्राम क्लोराइड में कन्वर्ट किया। मेटल तो ऑक्साइड से ही आया ना, तो जितना मेटल ऑक्साइड में था उतना ही मेटल क्लोराइड में था। तो ऑक्साइड और क्लोराइड में मेटल का मास बराबर है। इतनी बात समझ में आई? अगर मेटल सेम है, उसका मास बराबर है, तो उसके इक्विवेलेंट्स भी तो बराबर होंगे।
ठीक है, जब मास बराबर है तो इक्विवेलेंट मास तो मेटल का है, उसका तो इस रिएक्शन से ही मतलब नहीं है, इक्विवेलेंट मास तो सेम ही है। प्रॉब्लम क्या है? शब्द मत घुमाओ। और ये नहीं होता सर चलता है, नहीं चलता सर, मतलब तो वही है, नहीं होता। जो शब्द बोले गए हैं आप उन शब्द को नहीं बदलेंगे। हाँ भाई, डिस्कशन पूरा हो गया? समझ में आई बात? क्लियर? देखो बेटा, आपको लगता है कि आप शब्द बदल देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क सारा वहीं पड़ जाता है। अगर आपको शब्द बदलने हो, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह वही शब्द लगेगा, शब्द नहीं बदल सकता, बदल सकता है, लेकिन अगर आप बदलने के मन में हो तो पहले मुझे बता देना कि सर इसकी जगह ये शब्द लग सकता है क्या, पूछ लेना, अपनी मर्जी से मत बदल देना। अब जैसे कि मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना होगा एक वर्ड ब्लड, सुना है ना, पक्का ना, ब्लड। आपने शब्द सुना होगा खून, रक्त, लहू, मीनिंग एक ही है ना, कोई फर्क नहीं है ना। अब सोचो, कोई आदमी चिल्ला रहा खून हो गया, खून हो गया, और दूसरा चिल्लाता है ब्लड हैपेंड, ब्लड हैपेंड, रक्त हो गया, लहू हो गया, लहू हो गया और लहू लुहान हो गया और खून हो गया। क्या सेम है? मतलब ही तो लगाया था, शब्द ही तो बदला था, पर्यायवाची ही तो थे, सिनोनिम ही तो थे, लेकिन क्या फर्क वही रहा? नहीं रहा ना, इसलिए पूछ लेना। अब देखो यहां पर एक बात यहां पे रिलेट की जा सकती है कि हमारे पास 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसका एक इक्विवेलेंट है। ऑक्सीजन का 1 मोल कितने ग्राम होता है? ऑक्सीजन का 1 मोल कितने ग्राम होता है? भाई ऑक्सीजन का 1 मोल कितने ग्राम होता है? इसीलिए तुम्हारे सर पे डस्टर मारूंगा। ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम्स होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो उसका मॉलिक्यूल है। याद आया? कहा था? हाँ, यस सर, यस सर। तो आंसर तो गलत दे दिया ना तुमने। वही तो क्या, मोल की डेफिनेशन दी है ना तुम्हें, बताया है ना कि whenever there is a possibility of defining the molecule, the mole is 1 mole molecule। डिफाइन किया है ना, तो फिर गलती क्यों हुई? ठीक है, तो ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम्स है और ऑक्सीजन का एक इक्विवेलेंट 8 ग्राम है। तो इसका मतलब है मोल और इक्विवेलेंट बराबर नहीं है। इनफैक्ट ऑक्सीजन के 1 मोल में 4 इक्विवेलेंट है। ठीक है, इज इट ओके? सोडियम का 1 मोल कितने ग्राम है? सोडियम हर किसी का 32 ही होगा क्या? सोडियम का एक मोल 23 ग्राम है। तो सोडियम का एक इक्विवेलेंट कितने ग्राम है? जब खुद से सुधरती नहीं, अपनी गलतियां निकाले जा रहा है, दूसरों से गलती करवा रहा है। क्या करेंगे सोडियम को? तो बोला क्यों कंफ्यूज हो गया था? तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, उसका इक्विवेलेंट और उसका मोल बराबर है। दिख नहीं रहा? देखो बेटा, जब किसी लड़की से सवाल पूछा जाए तो जब तक आपको सवाल का जवाब पूरी तरह ना पता हो, बिल्कुल अपना मुंह बंद रखना। कहीं इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद डिप्रेस मत हो जाना। नहीं, ये कोई नेसेसरी नहीं होता कि उस लड़की को इम्प्रेस किया जा रहा है। वो एक्चुअली वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहते हैं, नेट प्रैक्टिस चलती रहती है। चल करके देख लेते हैं। जब मुझे इम्प्रेस करके फायदा क्या होगा? अभी कल क्या हुआ, किसी लेडी ने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, केमिस्ट्री डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। अब वेरी ऑब्वियसली मेंबर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है।
चांस की बात है कि किसी और ने एक बड़ा ग्रुप बना रखा था, उस ग्रुप में मैं भी था, तो मुझे भी ऐड कर दिया। अब वहां पे एक नया नया नौसिखिया टीचर बना है, उसने इंप्रेस मारने के लिए एक क्वेश्चन उछाल दिया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने कहा क्या यार भाई, यार तो क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं किया। फिर दूसरे लोग जवाब दे रहे थे, मैं देखता रहा, जवाब आते रहे। फिर सबका कहता नहीं ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। फिर उसने एक जवाब चिपका दिया। जब उसने जवाब चिपका दिया, बड़ा वाहियात जवाब चिपकाया था, बिल्कुल गलत था। मैंने उसके जवाब में एक छोटा सा सवाल वापस चिपका दिया। अब उसको हो गई गड़बड़, इंप्रेस करना चाह रहा था वो तो, भाई ग्रुप एडमिन, ठीक है। मैंने सवाल पूछ लिया, वो बेचारा बिलबिला गया। उसने ताबड़तोड़, नहीं ये ऐसे होता, नहीं ये ऐसे होता, नहीं ऐसा होता। जब उसने ऐसा ऐसा किया तो मेरे को भी इरिटेशन हो गई। मैंने उसको अपने बारे में नहीं बताया मैं कौन हूं, आराम से। जब उसने चिपका लिया ना, तो मैंने उसको बड़े आराम से, कहते ना एक एक धागा निकालना, एक एक धागा निकाला उसका। फिर उसके बाद लास्ट में बुक में से फोटो खींच के पोस्ट कर दिया, बेटा तेरा क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये है, तेरा क्वेश्चन गलत है। आंसर गलत नहीं, क्वेश्चन गलत है, ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब सोचो उस बंदे का क्या हुआ होगा, वही जो तुम्हारा हुआ है। नाउ जोक्स अपार्ट, ये छोटी सी ब्रेक थी हमारी क्लास की। नाउ वी कैन स्टार्ट विद लाइक, मैंने ये देखा, अभी हमने भी देखा कि किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट उसके मोल के बराबर भी हो सकता है और उसके मोल से कम भी हो सकता है। मतलब कि देयर कुड बी अ डेफिनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन अ मोल एंड दैट डेफिनाइट नंबर इज गोइंग टू बी अ होल नंबर। ठीक है, अब ये हो सकता है, आखिरकार वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो भी हमने यहां नोटिस किया कि इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वैलेंसी 4 है, एटम की नहीं बोल रहा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वैलेंसी 4 है, तो ऑक्सीजन के एक मोल में 4 इक्विवेलेंट है। क्लियर? सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो उसके इक्विवेलेंट में, इसके मोल में 1 इक्विवेलेंट है। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लोरीन के एक मोल में उसके कितने इक्विवेलेंट होंगे, तो आंसर क्या होगा? फ्लोरीन के एक मोल में कितने इक्विवेलेंट होंगे? हाँ, फ्लोरीन के एक मोल में कितने इक्विवेलेंट होंगे? हाँ भाई, एक और चांस बोल। 19 ग्राम है वो, तो उसका एटॉमिक मास है ना। पहले उसका मोलर मास सोचो क्या होगा। वो तो हो ही जाएगा, ऑफ कोर्स, क्वेश्चन है तो होगा ही। फ्लोरीन के एक मोल में उसके कितने इक्विवेलेंट है? गलत, 2। F2 है। मेरे बोलने के बाद F2 कैसे हो गया? पहले F क्यों था? देख, अभी डांट पड़ चुकी है, वो अपने में लगा हुआ है। अबे 2 होगा, क्योंकि फ्लोरीन F एटम एग्जिस्ट नहीं करता। पीछे कोई नहीं है, ऐसे एक्शंस आगे बैठ के होते हैं, पीछे होके नहीं। बेटा पहले, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सब्सटेंस एग्जिस्ट कैसे करता है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन F2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, HH2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इनके इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं तो हाइड्रोजन के एक मोल में उसके 2 इक्विवेलेंट हैं, एक नहीं है। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 नहीं होता, 2 होता है। ऑक्सीजन के एक मोल में उसके 4 इक्विवेलेंट्स हैं, क्योंकि उसका मोलर मास 32 होता है और एक ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 है। तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो वैलेंसी टोटल 4 हो जाएगी। मेटल के केस में एटॉमिक मास लिया जाता है, क्योंकि बताया था ना, इन केस ऑफ मेटल एटम इज कंसिडर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, तो वहां पे आप एटॉमिक वैलेंसी लेंगे। क्लियर? अच्छा, मजेदार बात यह है कि उसके मास पर, इक्विवेलेंट मास पर फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एटम लेते हैं या मॉलिक्यूल लेते हैं। अब जैसे कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं,
फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 है, ठीक है, उसके एटम की वैलेंसी 1 है, तो 19 ग्राम में एक इक्विवेलेंट है, तो उसका इक्विवेलेंट मास 19 हो गया। अगर मैं ऑक्सीजन फ्लोरीन का मॉलिक्यूल लेता हूं तो मॉलिक्यूल का मास 32 है, 38 है, ओके, वैलेंसी 2 है, इक्विवेलेंट फिर से 19 आ गया। तो इक्विवेलेंट मास पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल लोगे तो मॉलिक्यूलर वैलेंसी ले लोगे, एटम लोगे तो एटॉमिक वैलेंसी ले लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पता है कहां पड़ेगा? जब आपसे पूछ ली जाएगी व्हाट इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ऑक्सीजन की मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, और अब इसे तुम्हें 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तुमने ऑक्सीजन एटम की वॉल्यूम 22.4 लीटर ले ली तो आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर आ जाएगा, जो कि गलत है। ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 लीटर्स है। नाइट्रोजन की इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर इस रिएक्शन के हिसाब से निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 22.4 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि नाइट्रोजन भी N2 एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है? इक्विवेलेंट मास में दिक्कत नहीं आएगी, वो हमेशा सेम आता रहेगा, प्रॉब्लम होगी इक्विवेलेंट वॉल्यूम में। और आईआईटी वाला ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट मास नहीं पूछेगा तुमसे। समझ आई बात? हाँ जी, हाँ हाँ, क्या किसके साथ रिएक्शन बता, रिएक्शन बता, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पर। हाँ अब बता, क्या आगे बता, हाँ क्या हो गया, आगे बता। ओके, ज़ेनॉन की बात कर रहा है, ओके बता, ज़ेनॉन के कौन से कंपाउंड की बात कर रहा है? एक्सी, ओके, XeF4 की बात कर रहा है। तो कितने फ्लोरीन अटैच हुए? 4। तो मैं फ्लोरीन के 19 ग्राम को 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट मान सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको ये मान सकता हूं कि इट इज रिएक्टिंग विद 64 ग्राम्स ऑफ 64 क्या 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, मान सकता हूं ना, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ज़ेनॉन रिएक्ट विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ज़ेनॉन के 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट हो गए? 4। कोई प्रॉब्लम है? कंफ्यूजन किस बात का? बेटा इक्विवेलेंट रिएक्शन से डिफाइन होता है, तुम रिएक्शन डिफाइन कर दो, इक्विवेलेंट तो वहीं का वहीं डिफाइन हो गया। सोचना क्या है? नोबल गैस है तो क्या हो गया, डेफिनेशन में आ रहा है ना, खत्म प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं, अब वी कैन डिफाइन वन लिटिल थिंग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर मोल। यही डिफाइन कर रहे थे ना हम, किसके 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट हैं। तो वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल। अब मेरे को तो कोई आदत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है इसको कोई नाम दे देने की। कुछ लोग इसको N बोल देते हैं, और आपकी इंजीनियरिंग की सो कॉल्ड किताबों में जो इंजीनियर्स ने लिखी है, जिनको केमिस्ट्री नहीं आती, उसको वो लोग इसे N फैक्टर बोलते हैं। एक्चुअली इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर मोल। N फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर मोल। आपको N अच्छा नहीं लगता, आप X लगा दो, Z लगा दो, ABCD कुछ भी लगा दो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लगा दो, जो मर्जी लगाओ, इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज N, सो कॉल्ड N, वो यूज करें तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे मेरे को अच्छा लगता है X, मैं X लगाता हूं ज्यादातर। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल इज मोल is equal to the valency of the constituent unit of element.
मतलब अगर एलिमेंट की निकालनी है तो इट इज द वैलेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। ध्यान रखना, अगर यूनिट आप मोल डिफाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल डिफाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वैलेंसी की बात करना, अगर एटम डिफाइन कर रहे हो तो एटॉमिक वैलेंसी की बात करना। कोशिश ये करना कि हर जगह मॉलिक्यूल डिफाइन करो। मास पे फर्क पड़ेगा नहीं, वॉल्यूम पे ही पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मास भी पूछा गया तो भी यूज कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? नाउ अगर मान लीजिए आप किसी एसिड की निकाल रहे हैं, एनी एसिड, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ एन एसिड। देखो बेटा, हर इक्विवेलेंट को हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते, एसिड को भी नहीं कर सकते, तो एसिड के लिए हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। एसिड का काम क्या होता है? H+ रिलीज करना। तो वेरी ऑब्वियसली जितने ज्यादा H+ वो रिलीज करेगा उसका इक्विवेलेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो हम सीधी सीधी बात बोलते हैं, नंबर ऑफ H+ रिलीज्ड पर यूनिट। यहां पे शब्दों पर फिर ध्यान देना। It does not say how many releasable H+ it has. It says how many H+ it releases, जिसको हम लिख सकते हैं और नंबर ऑफ OH- न्यूट्रलाइज्ड। और क्योंकि it is the number of OH- neutralized, this term is called basicity। एसिड की बेसिसिटी होती है। इज इट क्लियर? इट इज सिंपली द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज द नंबर ऑफ H+ रिलीज्ड पर मोल। अब यहां पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स से हम NaOH की रिएक्शन की बात करें विद H2SO4 टू गिव NaHSO4 प्लस H2O। अब यहां पर NaOH के साथ रिएक्ट करते हुए H2SO4 हैज रिलीज हाउ मेनी H+? 1। तो यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर मोल इज 1। इसकी बेसिसिटी इज 1। क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर यही रिएक्शन मैं इस तरीके से लिख दूं, here the basicity becomes 2. NaHSO4 है, NaHSO4। तो पहले रिएक्शन में बेसिसिटी इज 1, दूसरे रिएक्शन में बेसिसिटी इज 2। इन दिस रिएक्शन इट इज 1 इक्विवेलेंट पर मोल, इन दिस रिएक्शन इट इज 2 इक्विवेलेंट पर मोल। एनी कंफ्यूजन सर? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी तरीके से हम बेस की बात कर सकते हैं। अगर बेस की बात करें तो जैसे यहां पे नंबर ऑफ H+ है, ये नंबर ऑफ OH- हो जाएगा। यहां पे जैसे नंबर ऑफ OH- न्यूट्रलाइज, यहां पे H+ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर ये H+ न्यूट्रलाइज है तो वेरी ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एसिडिटी। इज इट क्लियर? अगर रिएक्शन की कितने H+ रिलीज कर रहा है? हाँ, तो रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत कहां है बेटा? मेटल के साथ रिएक्ट कर, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर, सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर, किसी के साथ भी रिएक्ट कर, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें H+ कितने कम हुए वो काउंट कर। प्रॉब्लम कहां है? ठीक है,
डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड फॉलो करो, गलती हो ही नहीं सकती। और अगर गलती हो जाए तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी है। और मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी सारी गलतियां आपको एग्जाम से पहले पता चल जाएं, जिससे एग्जाम में आप अपनी गलतियां करके आए, मेरी नहीं। इज दैट क्लियर? और जब तक आपको मेरी कोई गलती नहीं मिलती, तब तक वर्ड बाय वर्ड उसी को फॉलो करते रहना, ठीक है? ढूंढ कर लाओ ऐसा क्वेश्चन जो इस तरीके से नहीं होता, फिर सोचेंगे। जब तक तुम ढूंढ नहीं पाते तब तक ये तरीका सही है। Am I clear with that? ठीक है? क्लियर? तो ये हमने देखा द इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। अब इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्ट। देखो, हर चीज हम डिफाइन करते चले जा रहे हैं डेफिनेशन के हिसाब से। तो इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्ट। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, आप क्या करते हो घुमाने के लिए, क्वेश्चन को घुमाने के लिए जबरदस्ती, सर देखो यहां गलती हो गई। अब आप क्या करोगे, आप लोगे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? इसका रिएक्शन आप करवा दोगे NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2। अब आप मुझसे पूछोगे सर इसका इक्विवेलेंट क्या है, यू विल आस्क मी। पहले ये बताओ ये है क्या इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में क्या ये सॉल्ट है? इस रिएक्शन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है? ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? तो ये क्या हुआ, एसिड का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ H प्लस रिलीज। इसने कितने H प्लस रिलीज किए हैं? 1। तो इसका इक्विवेलेंट कितने होंगे मोल में? प्रॉब्लम क्या है? समझ आई बात? समझ आई बात? अब फिर एक और क्वेश्चन घुमाते हो। Na2CO3 plus 2HCl gives NaCl plus CO2 plus H2। ठीक है ना? बैलेंस है ना? मुबारक हो। अब यहां पर इस क्वेश्चन में फिर पूछो सर Na2CO3 का इक्विवेलेंट क्या है? तो सबसे पहला सवाल, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? एसिड के साथ। तो क्या है ये? बेस। बेस का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज और नंबर ऑफ H प्लस कंज्यूम। इसके एक मॉलिक्यूल, एक यूनिट कितने H प्लस कंज्यूम कर रहा है? 2। तो इसके कितने इक्विवेलेंट है एक मोल में? प्रॉब्लम क्या है? बेटा ये NO2CO3 को भूल जा, ये एक बेस है, ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कितने एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 के साथ। तो 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक यूनिट 2H प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक यूनिट कितने H प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है? तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? कितने इक्विवेलेंट पर मोल हो गए? प्रॉब्लम क्या है? कोई दिक्कत? बेटा बिना बैलेंस करे आपको पता कैसे चलेगा कितने इक्विवेलेंट्स हैं? अगर आपको इक्विवेलेंट्स पता है तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंसिंग पता है तो इक्विवेलेंट सामने है। बैलेंसिंग इज द वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट्स। बिना बैलेंसिंग के इक्विवेलेंट्स नहीं निकलेंगे। तो आप बैलेंस करते पहले, आप बैलेंस करते पहले, या फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा Na2CO3। अब मैं यहां पे भी पंगे ले सकता हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप याद करके चले जाएंगे इक्विवेलेंट, तो मैं वहीं पे उसको उड़ा दूंगा। आई कैन गिव यू एन इक्वेशन लाइक Na2CO3 plus HCl gives NaHCO3 plus NaCl। लो संभाल लो।
और ये रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन से पहले ये रिएक्शन होता है। ये 2 स्टेप का रिएक्शन, 1 स्टेप का है ही नहीं। पहला स्टेप ये है, फिर दूसरा स्टेप ये होता है। तो अगर आप HCl कम डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं होगा। जब तक HCl का सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। समझ आई बात? अब क्या याद करोगे बिना इक्वेशन बैलेंस किए? मिली इक्विवेलेंट वाला कोई मेथड होता ही नहीं है, सब बकवास है, प्योर गलती है, प्योर गलती है बेटा। मिली इक्विवेलेंट वाले मेथड के अंदर चक्कर में पड़ोगे, सारे क्वेश्चन गलत होते जाएंगे। और पहली बात, कोई क्वेश्चन 2 लाइन में हो सकता है ना, वो 2 पेज लगाएगा। मिली इक्विवेलेंट वाला कोई मेथड है ही नहीं भाई साहब। वो उसके अंदर ये एज्यूम किया जाता है कि आपको इक्वेशन बैलेंस पता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे सीधा सीधा आप एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास लेते हैं, उसी से स्टार्ट करते हो ना। उसका ये इक्विवेलेंट मास है, ये तुम्हें कैसे पता? हाँ, एन फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए? इक्वेशन। एन फैक्टर निकालोगे कैसे उसके बिना? समझ आई बात? वो मेथड चलता ही वहां पर है जहां पे वैलेंसी फिक्स्ड है। HCl में चलेगा, H2SO4 में नहीं चलेगा। समझ आई बात? क्लियर? मुझे पता है उस क्वेश्चन के कहां वो है एक्सेप्शन, और इसीलिए मैं वो मेथड नहीं बताता। एम आई क्लियर? ठीक है। हाँ, लास्ट वाले में दिक्कत क्या है? Na2CO3 है, कितना H+ कंज्यूम किया? एक ना, तो इसके कितने इक्विवेलेंट है पर मोल? क्या हुआ? एक ही है सर। प्रॉब्लम क्या है फिर इसमें? ना समझ में आने वाली बात कौन सी थी? क्या हुआ? इज इट क्लियर? देखो बेटा, तुम सारे के सारे 2 साल पढ़ाई कर चुके हो, और इसलिए मैं यही मान के चल रहा हूं कि तुम्हें वो इक्विवेलेंट वाला मेथड आता है। और अगर तुम्हें वो इक्विवेलेंट वाला मेथड आता है तो उसको ना करवाने का रीजन ही ये है कि वो गलत है। उस इक्विवेलेंट वाले मेथड में ये बात एज्यूम की जाती है कि आपको इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास पता है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्टैंडर्ड रिएक्शंस। जैसे आपने Na2CO3 की बात कर ली, अब वो ये रिएक्शन जो सेकंड वाला रिएक्शन मैंने लिखा उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, वो बात ही उस ऊपर वाले रिएक्शन की कर रहे हैं। तब Na2CO3 का इक्विवेलेंट इज मोल बाय 2, क्योंकि वहां पर वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल 2 एज्यूम करके चल रहे हैं। जहां आपने इस रिएक्शन की बात की, इट गोज आउट ऑफ द विंडो, खत्म, यूज ही नहीं हो सकता। वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जबरदस्ती उसकी बेसिसिटी 2 मानी गई है। अगर वो उस रिएक्शन की बात कर ली, फिर गया। समझ आई बात? तो प्लीज अंडरस्टैंड, इक्विवेलेंट इज नॉट अ डेफिनाइट क्वांटिटी। कुछ की डेफिनाइट है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट यार हर केस में 1 ग्राम है, क्योंकि हाइड्रोजन चाहे नेगेटिव बनाए चाहे पॉजिटिव बनाए, उसकी वैलेंसी एक ही रहनी है, चेंज होती ही नहीं है। ऑक्सीजन का बदल जाता है रिएक्शन के हिसाब से, क्लोरीन का बदल जाता है, फ्लोरीन का नहीं बदलता, सोडियम पोटेशियम का नहीं बदलता, लेकिन ऑक्सीजन का बदल जाएगा, क्लोरीन का बदल जाएगा, नाइट्रोजन का तो कभी कांस्टेंट ही नहीं होता, कार्बन को तो हम कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि इनके इक्विवेलेंट कभी स्टैंडर्ड होते ही नहीं है, चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो इक्विवेलेंट इज डिपेंडेंट ऑन रिएक्शन, इट इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। इसीलिए तो इतनी सारी डेफिनेशन देनी पड़ती हैं। इक्विवेलेंट की एक डेफिनेशन नहीं है, हर रिएक्टेंट के साथ बदल जाती है, हर रिएक्शन के साथ बदल जाती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे ऑफ कोर्स आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूं। क्या हुआ बेटा? उस किताब में क्या करते हैं, एक फॉर्मूला देते हैं,
फिर उस फॉर्मूले के खूब सारे क्वेश्चन देते हैं, बच्चे को लगता है ओहो मैंने तो 100 क्वेश्चन कर लिए। उसने 100 क्वेश्चन नहीं किए, उसने एक किया है, और वो भी उस पर्टिकुलर का। एक्सेप्शन वाले फॉर्मूले ही नहीं देंगे, क्वेश्चन ही नहीं देंगे, तो आपको तो यही फील होगा ना आपने बहुत अच्छा कर लिया है। और आईआईटी वाला बेसिक्स पे चला जाएगा, बिल्कुल बेसिक्स पे, इक्विवेलेंट होता क्या है उस पे चला जाएगा, फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। क्लियर? फिर एक बात बोलता हूं, फॉर्मूले से क्वेश्चन जल्दी होता है, स्पीड, ठीक है? ओके, आईआईटी के पेपर में तुम्हें एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट मिलते हैं मेंस में, इनफैक्ट 3 भी नहीं 4 मिनट मिलते हैं मेंस में। एडवांस में आपको 8 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन करने के लिए। स्पीड का अचार डालोगे क्या? वो क्वेश्चन स्पीड का नहीं देगा, वो फॉर्मूले का क्वेश्चन नहीं देगा, वो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पकड़ा देगा। इसलिए फॉर्मूले याद मत करो। ये देखो आए कहां से, इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हमने इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस देखा, अब हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्ट। बी वेरी क्लियर व्हेन आई एम सेइंग ये सॉल्ट नहीं है, यहां पर ये बेस है, यहां पर ये बेस है, यहां पर ये एसिड है। क्लियर? जब मैं रिएक्शन एज अ सॉल्ट की बात कर रहा हूं, तो सॉल्ट का मतलब होता है कैटायन एनायन, यानी कैटायन एज इट इज एनायन को छोड़कर दूसरे एनायन के साथ जुड़ जाए और एनायन दूसरे कैटायन के साथ जुड़ जाए, तब ये रिएक्शन एज अ सॉल्ट होता है, जहां पे कैटायन एनायन इंटैक्ट रहे, चेंज ना हो, उसे कहते हैं एज अ सॉल्ट। तो अब सॉल्ट के अंदर ये देखना पड़ेगा ना कि कैटायन का टोटल चार्ज कितना है, एनायन का टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि उसी हिसाब से तो वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि सॉल्ट को मैंने डिफाइन ऐसे किया है। तो सॉल्ट के अंदर इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायोनिक और एनायोनिक चार्ज। बी वेरी क्लियर, सॉल्ट का मतलब है कैटायनिक और एनायनिक चार्ज हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे ही होंगे। इज इट क्लियर? अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हमारे पास है BaCl2, इसके एक मोल में कितने इक्विवेलेंट है, तो यार तुम्हें बेरियम और क्लोरीन जिसका चार्ज याद है यूज कर लो। अब जैसे कि बेरियम का चार्ज मुझे याद है +2 होता है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड 2 हो गया, तो इसके एक मोल में 2 इक्विवेलेंट है। आपको याद है क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, तो क्लोरीन कितने हैं? 2, तो टोटल यहां पे नेगेटिव चार्ज 2 हो गया, मैग्नीट्यूड इज 2, तो 2 इक्विवेलेंट्स हो गया। तो तुम कैटायन से ले लो, एनायन से ले लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम आने हैं, ठीक है? अब अगर कोई आपको कहे कि इसमें बताओ कितने इक्विवेलेंट है, Ba3PO4 ट्वाइस, कितना भयंकर सा सॉल्ट है ना। करना क्या है, कैटायन का चार्ज क्या है? +2, कितने कैटायन है? 3, टोटल कितना हो गया? 6, तो इसके 6 इक्विवेलेंट है, फिनिश्ड। ऑफ कोर्स इससे भी करोगे, -3 × 2 -6, मैग्नीट्यूड 6। ये दोनों कभी डिफरेंट आ ही नहीं सकते, अगर आ रहे हैं तो तुमने कैलकुलेशन गलत की है, सिंपल एज दैट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? So the equivalent of a salt is magnitude of cationic or anionic charge, finished. इधर हाँ कान में बोला और हो गया, वाह 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 वाह। इज इट क्लियर? इक्विवेलेंट समझ में आया? ठीक है, हाँ हाँ। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 10⁻38 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। If the two species have remaining charge, the attractive or repulsive force would be so huge कि वो substance exist नहीं कर सकेगा। तो overall charge has to be 0। पूरे यूनिवर्स में कोई भी स्पीशीज चार्ज नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती। अब समझ में आ गया? ये रीजन है कि कैटायनिक एनायनिक चार्ज हमेशा बराबर होगा।
ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट। अब लोग क्या पूछते हैं, इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट इज मोल बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल और इक्विवेलेंट उल्टे हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल जितने ज्यादा होंगे इक्विवेलेंट उतना छोटा हो जाएगा। इसका यूनिट देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल का यूनिट है इक्विवेलेंट पर मोल। ऊपर मोल है तो मोल मोल कैंसिल, इट इज इक्विवेलेंट इनवर्स। इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट इनवर्स, वन इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, और दिस मेनी मोल पर इक्विवेलेंट। अगर आप इक्विवेलेंट मास बोलेंगे तो ये आएगा मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल। मोल मोल फिर कैंसिल, दिस इज ग्राम पर इक्विवेलेंट। जैसे ग्राम पर मोल था ना, ये ग्राम पर इक्विवेलेंट है। अब फिर एक बात देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल जितने ज्यादा होंगे इक्विवेलेंट मास उतना ही कम होगा। अब यहां पे आपसे इक्विवेलेंट वॉल्यूम पूछी जा सकती है। ठीक है, दैट वुड बी अगेन समझ में आई बात? Is it clear? So before you determine anything, you have to determine how many equivalents per mole are there. और उसका फॉर्मूला ये। क्लियर? जी लिख। बैलेंस का ओके, अब कर निकाल ले। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है? मतलब जो भी कैलकुलेट करके 20 ग्राम से आएगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 20 ग्राम कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है। मोलर मास उसका 40 है, तो एक मोल में 2 इक्विवेलेंट हो गए ना। प्रॉब्लम क्या है? तो n फैक्टर्स का कैल्शियम का 2 है ना, 2 इक्विवेलेंट पर मोल हो गया ना, तो n फैक्टर 2 हो गया ना। तो वेरी ऑब्वियसली ये जो सो कॉल्ड n फैक्टर है दैट इज मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास which is equal to molar volume by equivalent volume that is equal to number of equivalent per mole। इसमें दिक्कत क्या है? उसी फॉर्मूले को तो घुमा रहा हूं। फर्क क्या है? इस समय मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और तुम्हारी कोई हड्डी टूटी हुई थी, तुम मेरे पास आए हो और मेरे पास आने में तुमने 15 दिन लगा दिए।
मतलब कि हड्डी टूटी थी, तुमने उसको ठीक नहीं करवाया, 15 दिन बाद मेरे पास आए। अब जब मेरे पास आए तो मैंने देखा हड्डी गलत जगह जुड़ गई है। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अगर हड्डी गलत जगह जुड़ जाए तो पहले उस जगह को तोड़ना पड़ता है और फिर जोड़ना पड़ता है। तोड़ने में दर्द बहुत होता है। बात समझ में आ गई मेरी? अभी फिलहाल तोड़ के जोड़ा है ना, दर्द तो होगा ही तुम्हें, हो रहा है ना? तुमसे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उस व्यक्ति को ज्यादा दर्द होगा जिसने ज्यादा मेहनत की है। जिसने मेहनत नहीं की उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी तो हड्डी टूटी ही नहीं है, जुड़ेगी क्या गलत? Okay then, let's talk about one more law of chemical combination. अब यहां पे इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को डाल्टन ने ऐसे एक्सप्लेन किया that every atom has a fixed combining capacity and therefore a particular atom reacts with a particular number of other atoms. तो मास का रेशियो भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है? और चाहे वो एटम एक के साथ रिएक्ट करे चाहे दूसरे के साथ रिएक्ट करे, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम रहती है। इस वजह से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वर्क कर जाएगा। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में खुश हो रहे थे लोग कि सडनली मिस्टर डाल्टन ने ही एक लॉ चिपका दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय डाल्टन। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज ऑब्जर्व की कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो दूसरे सेम एलिमेंट के साथ अलग अलग तरीके से चिपक जाते हैं। जैसे कि उसने नाइट्रोजन की बात की। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कई तरीके से रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन का अगर मैं 14 ग्राम ले लूं तो वो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, 16 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, 24 के साथ भी रिएक्ट करता है, 32 के साथ भी रिएक्ट करता है और 40 ग्राम के साथ भी रिएक्ट करता है। मतलब नाइट्रोजन का 14 ग्राम ही है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक कंपाउंड नहीं बनाते, दे मेक फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। और तब डाल्टन को ये कहना पड़ा कि कुछ एटम्स इस तरीके के हैं कि वो अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी चेंज कर पाते हैं। हर एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी फिक्स्ड नहीं है। जैसे मैंने बोला था ना, सोडियम फिक्स रहती है, पोटेशियम फिक्स रहती है, ऑक्सीजन की फिक्स नहीं रहती, नाइट्रोजन की रहती ही नहीं है, कार्बन की तो बात ही नहीं करते। क्लियर? So there are so many elements which have a variable combining capacity or variable valency. लेकिन उसने यहां पर भी एक चीज नोटिस की कि अगर मैं नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास ले लूं तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर लिया जाए तो इट विल बी अ कांस्टेंट सिंपल होल नंबर रेशियो। तो उसने ये कहा कि एलिमेंट की फिक्स्ड वैलेंसी हो चाहे वेरिएबल वैलेंसी हो, है होल नंबर ही। Is it clear? This is what we term as the law of multiple proportion. अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले ध्यान से सुन लो। Law of multiple proportion says that if two elements react with each other in multiple ways to give different compounds, दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तरीके बदल गए हैं, अलग अलग कंपाउंड बन गए, then the ratio of mass of one element reacting with the fixed mass of another element is constant, simple and whole number. जिस एलिमेंट का आपने फिक्स्ड मास लिया है उसकी वेरिएबल वैलेंसी है और जिस एलिमेंट का आपने वेरिएबल मास लिया है इसकी फिक्स्ड वैलेंसी है। क्लियर? अगर आपने रेशो उल्टा लेने की कोशिश की तो नहीं आएगा। इज इट ओके? So this is law of multiple proportions. देखिए, when two elements react with each other,
in different ways to give different compounds comma one element shows fixed combining capacity, that is a fixed valency, while the other element shows a variable combining capacity, that is variable valency. Full stop. The ratio of masses of the element showing fixed valency, the ratio of the masses of the element showing fixed valency combining with the fixed mass of the other element of course that is showing variable valency, is constant, simple and whole number. ठीक है? The law of multiple proportion tells about the variable valency. और ये एक एग्जाम्पल है. Nitrogen reacts with the fixed mass of nitrogen reacts with variable mass of oxygen to give different compounds. That shows nitrogen has variable valency. हाँ जी, दिक्कत समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब एक और लॉ की बात करेंगे. And this law is called Gay-Lussac's law of combining volume. जो फर्स्ट लिखा है ना उसका नाम था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं. ठीक है? That's what we have as Gay-Lussac's law of combining volume. When you talk about this, Gay-Lussac's law, this is a law of constant proportion by volume, and it works when the reactants are gases. Solids के लिए नहीं, liquids के लिए नहीं, gases के लिए है ये. Okay? तो लिख लीजिए. When the gases react with each other, they do so
in a ratio. They do so in a ratio which is constant, simple, and whole number. They always do so in a ratio which is constant, simple, and whole number by volume. Constant, simple, and whole number by volume measured at a constant temperature and pressure. Full stop. If the product also is a gas, the volume of product also bears a constant, simple, whole number ratio, to the reactants. अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हमेशा. We have something like nitrogen. It reacts with hydrogen to give ammonia. Now by mass इसका रेशियो बड़े आराम से निकाला जा सकता है. By mass the ratio turns out to be that 14 gram of nitrogen would react with 3 gram of hydrogen to give 17 gram of ammonia. Now this is a ratio. Charge for value charge. Good morning, sir. ठीक है? So that's the ratio by mass. Clear? अगर ये तीनों चीजें गैस हैं, ये तीनों चीजें ऑफ कोर्स गैस ही हैं, अगर हम इनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर ले लेते हैं तो इनका रेशियो आ जाता है इसका 1, इसका 3 और इसका 2. This is the ratio by mass and this is the ratio by volume. दोनों फिक्स्ड है, दोनों कांस्टेंट है, लेकिन दोनों सेम नहीं है. क्लियर? इससे भी बड़ी बात, देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बट देयर इज नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम. लेफ्ट साइड पे देखो 4 यूनिट वॉल्यूम है, राइट साइड पे देखो 2 यूनिट वॉल्यूम है. बेटा देखो यहां पर ना, जब भी मैं बात करता हूं ना लोगों से मैं यही कहता हूं, ज्यादा केमिस्ट्री मत समझ जाना, क्योंकि अगर ज्यादा केमिस्ट्री समझ गए तो तुम्हें फिजिक्स और मैथ समझ में आनी बंद हो जाएगी. मैथ में 2+2 हमेशा 4 होता है ना, कभी ऐसा हुआ कि 2+2 4 ना हुआ हो? लेकिन केमिस्ट्री में 2+2 कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. 2+2 = 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. अब देखो यहीं पे देखो ना, 1 + 3 = 2. तो प्लीज, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री में लाइफ है, मतलब कि लाइफ के अंदर भाई हमने इस व्यक्ति से इतना इन्वेस्ट किया टाइम, तो ये हमें उतना टाइम देगा क्या? रिलेशन में इन्वेस्टमेंट करो, क्या उतना ही मिलता है? कभी ज्यादा मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता. केमिस्ट्री बिल्कुल वैसे ही है. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? लेकिन हाँ,
आपको जिस तरीके से ये रेशो पता करने पे आप लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर सकते हैं, आप मैक्सिमम प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये रेशो अगर पता है तो आप उसकी बात कर सकते हो। क्लियर? इज इट ओके? तो एक तो क्वेश्चन कर ले, करो। ज्यादा नहीं करवाता मैं, एक तो क्वेश्चन ही कराता हूं। चलो लिखो, कैलकुलेट the maximum volume of ammonia. Calculate the maximum volume of ammonia that can be obtained when 2 liters of nitrogen. Calculate the maximum volume of ammonia that can be obtained when 2 liters of nitrogen react with 2 liters of hydrogen at a constant temperature and pressure. कीजिए। पंकज सिंह, पंकज सिंह एब्सेंट। सौरभ, पृथु, रजनीश, नूतन, रॉबिन, दुष्यंत, तुषार, जागृत, अंकुर, विनय, अभिषेक, अरुणेश, अरुणेश, गौरव, दीपक कौशिक, लखन, अर्पणा, हिमांशु, मनीष, आदर्श, आयुष, आस्था, मंजीत, आनंद, मयंक, उज्जवल, गुलाम, शुभम, आर्यन, अदिति, अमन, नीरज, पराग, शाहिद, वरुल, शानू, जोगेंद्र, अभिसार, अतुल, मेघा, तामिन, करुण, कोई बच गया? मुबारक। ओके, कितना आंसर आया? कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन, एक के साथ एक फ्री है ना। liters of nitrogen, 30 liters of nitrogen and 30 liters of hydrogen are allowed to react with each other, to form ammonia at a constant temperature and pressure. To form ammonia at a constant temperature and pressure. Full stop. What will be the composition? What will be the composition of the mixture? A composition of mixture का मतलब ये है
कि what will be the volume of nitrogen, hydrogen and ammonia. That is the composition of mixture. When the reaction is 50% completed. पहले इसमें लिमिटिंग रीजन ढूंढना। पहले वाले क्वेश्चन में पहले ये देख लिमिटिंग रीजन क्या है। 1 लीटर नाइट्रोजन के लिए 3 लीटर हाइड्रोजन लगता है, तो 2 लीटर नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा? 6 लीटर है कितना? 6 है कितना? रिएक्शन क्वेश्चन में देख कितना दे रखा हाइड्रोजन, तो लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? खत्म कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन फिर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग हुआ ना, तो 3 लीटर हाइड्रोजन से 2 लीटर अमोनिया बनता है, तो 2 लीटर हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा? सिर्फ 3 लीटर आने से 2 लीटर अमोनिया बनेगा। 2 लीटर से कितना बनेगा? सिर्फ 4/3 बनेगा ना। प्रॉब्लम क्या है? 20 लीटर और 40 लीटर, किसका 20 किसका 40? हाइड्रोजन में 30 लीटर डाला है, 40 लीटर तुमने बनाया है। 30 से 40 कैसे हो गया? ऐसे कैसे आ सकता है? बढ़ थोड़ी ना जाएगा एलिमेंट। हाँ तो दोबारा कर। भाई मेरे, एक क्या बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करेगा? कैसे कर रहा है ये क्वेश्चन? इधर देखो, तुम्हारे पास है 1 3 2, आपके पास है 30 30 0। इनिशियल ये है ना। पहले ये देखो दोनों का लिमिट, दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन सा है? हाइड्रोजन लिमिटिंग है। 30 लीटर हाइड्रोजन है, 3 लीटर से 2 लीटर बनता है, तो 30 से कितना बनेगा? 20। तो कंप्लीट रिएक्शन का मतलब 20 लीटर अमोनिया। 50% रिएक्शन का मतलब कितने लीटर अमोनिया? 10 लीटर ना। तो 50% रिएक्शन पे 10 लीटर अमोनिया बन गया। ठीक है। अब अगर 10 लीटर अमोनिया बना तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ? 15 कंज्यूम हुआ। बचा कितना? अगर 10 लीटर अमोनिया बना तो नाइट्रोजन कितना कंज्यूम हुआ? 2 के लिए 1 कंज्यूम होता है, तो 10 के लिए कितना कंज्यूम होगा? 5 लीटर। कितना था? 30। कंज्यूम कितना हुआ? बचा कितना? तो फाइनल मिक्सचर विल कंटेन 25 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 लीटर ऑफ अमोनिया। ये है आंसर। बस और क्या, सर पे खड़े होकर थोड़ा नाचना है। केमिस्ट्री है भाई, बस ऐसे ही होता है। Clear? So this is Gay-Lussac's law of combining volumes.
आज की क्लास में हमने जितना भी किया उसमें कुछ भी पूछना है? भैया आपने नहीं पूछना, बाकी किसी को भी पूछना हो सकता है। थिंक ओवर। ये वाला लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत है? फिर किसमें? कौन से लॉ में? क्या प्रॉब्लम है? रेसिप्रोकल की नाम भूल जाओ, नाम भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये बताता है कि एलिमेंट की वैलेंसी फिक्स है। अब सोचो, ये जितना भी हमने किया है ये ऑब्जर्वेशन है जो हमें ये बताते हैं वैलेंसी फिक्स है। चाहे ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, चाहे सोडियम के साथ रिएक्ट करे, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी फिक्स्ड है। तो इसका अमाउंट, इसके अमाउंट, इसकी 23 की जितनी कैपेसिटी है उतना 35.5 की कैपेसिटी है। मैं कितना OH कंज्यूम हो रहा है उससे निकाल रहा हूँ। इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में H कितना चेंज हुआ है? एक हुआ ना, तो एक निकला ना। इसके अंदर इसके 2 H कंज्यूम हो गए ना। बेटा कल घर में जाकर, आज घर में जाकर आंख बंद करके इस डेफिनेशन को पढ़ना और बिना हाथ यूज किए लिख देना, पूरा समझ आ जाएगा। भाई डेफिनेशन याद करनी है, क्या करना है उसको समझ के? हाँ निकाल लो, तो है डेफिनेशन याद कर लो। जब क्वेश्चन आए तो 1 मिनट लगेगा, डेफिनेशन लिख लो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे, डेफिनेशन लिख देना। और डेफिनेशन लिख के लगा के निकाल देना आंसर। हाँ बोलो सर। इधर क्या चीज? ये वाला लॉ इक्वी लिक्विड नहीं सर, लिक्विड के केस में कोई मोलर फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। लिक्विड के केस में वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो मास का रेशियो ही आएगा, और वहां भी गड़बड़ हो सकती है, कोई फिक्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर किसी की मोलर वॉल्यूम सेम नहीं है ना। और मोलर वॉल्यूम और मोलर मास का आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। गैस में तो है, यहाँ पे तो कोई रिलेशन भी नहीं है ना। लगने को तो लग जाएगा, लेकिन वो होगा वो मास का रेशियो ही। हाँ भाई, 2 लीटर नाइट्रोजन 6 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितना लीटर है? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन के हिसाब से निकाल दे अमोनिया कितना निकलेगा। सेम है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट ही है, बस यहाँ पे वॉल्यूम लगेगी। हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है ना। तो मेटल के इक्विवेलेंट भी तो सेम है। जब मेटल का अमाउंट सेम है तो इक्विवेलेंट भी तो सेम ही होंगे। तो दोनों के इक्विवेलेंट निकाल के इक्वेट कर दिए। हाँ भाई, और कुछ पूछना है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। ज़्यादा है?